नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एंड मिसेज अजनबी की हॉरर की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए नई डरावनी कहानियां लाते रहते हैं और इन कहानियों को सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि कोई कहानी मिस ना हो जाए। वैसे तो अपने छलावे से जुड़ी हुई कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन जो कहानी हम आपको आज सुनाने वाले हैं, मुझे पूरा विश्वास है आपने ऐसी कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी और इस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी एक एक बदनसीब जहाज और उसके क्रू मेंबर की है जो कि बीच समंदर एक प्राचीन छलावे का शिकार बन जाते हैं जहां से उनके भागने और बचने का कोई रास्ता नहीं होता। चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। MV गंगा सागर एक मर्चेंट नेवी जहाज था जिसकी धातु सालों की समुद्री यात्राओं से जंग खा चुकी थी। आखिरकार यह जहाज रिटायर हो रहा था और अपनी आखिरी यात्रा पर निकल गया। जहाज अपनी आखिरी यात्रा पर अमेरिका पहुंच गया। जहाज ने अमेरिका के लॉस एंजलिस बंदरगाह में मसालों और कपड़ों की एक खेप उतारी थी। अब यह भारत की ओर लौट रहा था, रास्ते में अलग अलग बंदरगाहों से कंटेनर लादते हुए। जहाज पर 12 क्रू मेंबर्स थे, 9 भारतीय और 3 श्रीलंकाई। कप्तान आकाश शर्मा, एक सख्त मिजाज 50 साल का आदमी, जहाज को लोहे की मुट्ठी में चलाता था। उसे अंधविश्वास पर भरोसा नहीं था और वो अक्सर क्रू की भूत प्रेत की कहानियों का मजाक उड़ाता था। पहला अफसर प्रशांत मेहरा एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़का था जो एक दिन कप्तान बनने का सपना देखता था। जहाज का रसोइया बलदेव सिंह एक अंधविश्वासी पंजाबी था जो हमेशा अपनी जेब में हनुमान जी की एक छोटी मूर्ति रखता था। इंजीनियर रवि कुमार गुस्सैल था और जल्दी बहस में पड़ जाता था, खासकर श्रीलंकाई डेकहैंड निमल परेरा के साथ, जो एक शांत स्वभाव का आदमी था लेकिन समुद्र के खतरों को सबसे ज्यादा समझता था। बाकी क्रू मेंबर्स में नेविगेटर संजय पाटिल, रेडियो ऑपरेटर अनिल देशमुख, डेकहैंड्स मोहन, किरण और दीपक और श्रीलंकाई क्रू मेंबर्स थिलीना और रंजीत शामिल थे। जहाज ने लॉस एंजल्स से भारत की ओर अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में इसने कई बंदरगाहों पर रुककर कंटेनर लादे, जापान, सिंगापुर और फिर कोलंबो, श्रीलंका। कोलंबो में रात का समय था जब जहाज रुका। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और बंदरगाह की लाइटें टिमटिमा रही थीं। कैप्टन आकाश ने प्रशांत से कहा, बस यहां से कुछ कंटेनर लेकर मालदीव की ओर निकल जाएंगे, इसके बाद फाइनली वापस मुंबई। कुछ दिन आराम करके एक नए शिप में फिर से मिलेंगे। प्रशांत के उत्तेजित होते हुए कहा, यस सर, मैं तो अभी से ही नए जहाज के बारे में एक्साइटेड हूं। कैप्टन ने हंसते हुए कहा, डोंट वरी सन, अगले साल से तुम अपने शिप के कप्तान होगे। वहीं पास में निमल और मोहन भी खड़े थे। जहाज के डॉक करने पर निमल कुछ असहज महसूस कर रहा था। उसने हिम्मत करते हुए कैप्टन आकाश से कहा, कप्तान साहब, यहां रुकना ठीक नहीं। कोलंबो के इस बंदरगाह के बारे में बुरी बातें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं यहां एक यक्षा रहता है, एक ऐसा छलावा जो इंसानों की शक्ल ले लेता है। वो जहाजों पर चढ़ जाता है और सबको मार डालता है। निमल की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। आकाश ने हंसते हुए कहा, निमल, ये सब बकवास है। भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। हमें कंटेनर लादने हैं और सुबह तक निकलना है। पास में ही खड़े मोहन ने कहा, लेकिन कप्तान साहब, हवा में यह अजीब सी बदबू, कुछ ठीक नहीं लग रहा। प्रशांत ने भी एक अजीब सी गंध को महसूस किया। हाँ, कुछ गंदी सी स्मेल तो मुझे भी आ रही है, जैसे सड़ते हुए मांस की होती है। आकाश कड़क आवाज में बोला, प्रशांत, तू भी निमल की तरह डरने लगा? ये बंदरगाह है, यहां बदबू तो आएगी ही। काम पर लगो। लेकिन निमल की आंखों में डर था। उसने अपनी जेब से एक काला धागा निकाला और उसे अपनी कलाई पर बांध लिया। उस रात जब क्रू कंटेनर लाद रहा था, हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैल गई, जैसे सड़ी हुई मछली और गंधक का मिश्रण। मोहन और निमल वहीं डेक पर लॉगबुक पर कंटेनर की सूची चेक कर रहे थे। तभी प्रशांत वहां आया और नाक सिकोड़ते हुए बोला, यह बदबू कहां से आ रही है? अब तक तो चली जानी चाहिए थी। तुमने ठीक से चेक किया? शायद कोई सड़ी हुई मछली हो किसी कंटेनर में। निमल फुसफुसाते हुए बोला, यह मछली की बदबू नहीं है, यह यक्षा है, वो यहां है। प्रशांत ने लगभग झल्लाते हुए कहा, बस भी कर अब यार,
बहुत हो गया तेरा यक्षा का ड्रामा। प्रशांत अंदर केबिन में चला गया। मोहन भी दूसरे कामों में व्यस्त हो गया। निमल ने बंदरगाह के एक कोने की ओर देखा, जहां लाइटें नहीं पहुंच रही थीं। वहां एक काला साया खड़ा था। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो चमकते सफेद गोले। साया हिल नहीं रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी से हवा ठंडी हो गई। निमल ने अपनी कलाई पर बंधे धागे को पकड़कर बस फुसफुसाया, यक्षा। और वो दूर से उसी साए को काफी देर तक देखता रहा, जब तक सारे कंटेनर जहाज पर लोड नहीं हो गए। सुबह होने से पहले MV गंगा सागर कोलंबो से निकल गया। मालदीव पहुंचने में एक दिन का समय था। जहाज अब हिंद महासागर के बीच में था। चारों तरफ सिर्फ पानी और आसमान। सूरज की रोशनी में समुद्र नीला चमक रहा था, लेकिन हवा में अभी भी वो सड़ांध थी। बलदेव ने अपनी रसोई में खाना बनाते हुए हनुमान चालीसा गुनगुनाना शुरू किया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तभी रेडियो रूम से अनिल की चीख सुनाई दी। सब दौड़कर वहां पहुंचे। अनिल का चेहरा पीला पड़ गया था। अनिल हकलाते हुए बोला, कप्तान साहब, रेडियो काम नहीं कर रहा। मैंने कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक अजीब सी आवाज आ रही है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आकाश ने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रहा है, दोबारा चेक करो। अनिल ने फिर से रेडियो ऑन किया और हेडफोन्स कानों पर लगाए। बस स्टैटिक। लेकिन अचानक अनिल की आंखें डर से बड़ी हो गईं। प्रशांत ने कहा, अनिल शांत हो, क्या सुनाई दिया? अनिल ने कांपते हुए जवाब दिया, एक आवाज, ठंडी गहरी, वो कह रही थी, मैं आ रहा हूं। और डरते हुए उसने हेडफोन्स उतार दिए। आकाश के जोर देने पर अनिल ने रेडियो फिर से चालू किया और स्पीकर पर डाल दिया। पहले तो सिर्फ शोर सुनाई दिया, लेकिन फिर एक ठंडी गहरी आवाज गूंजी, मैं आ रहा हूं। हवा में सड़ांध और तेज हो गई। निमल ने कांपते हुए कहा, यह यक्षा है। वो जहाज पर चढ़ गया। अब हम सब मरेंगे। रवि गुस्से में बोला, चुप कर निमल, तू हर बात में भूत देखता है। रेडियो खराब होगा और यह बदबू शायद किसी कंटेनर से आ रही होगी। मैं चेक करता हूं, प्रशांत ने कहा। हां रवि, जल्दी देखो, हमें कोई रिस्क नहीं लेना। जहाज पर और भी खाने के सामान के कंटेनर है, वो भी खराब हो सकते हैं। रवि जहाज के निचले हिस्से में गया और देखता है कि एक कंटेनर खुला हुआ था। रवि कंटेनर के अंदर चला गया। वहां अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी में उसे एक कोने में कुछ दिखा, एक काला साया जो कंटेनर की दीवार से चिपका हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी हंसी ऐसी थी जैसे सैकड़ों लोग एक साथ हंस रहे हों। रवि की टॉर्च गिर गई। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। साए ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और फिर अंधेरा छा गया। काफी समय बीत जाने पर जब रवि वापस नहीं आया, तो कप्तान ने प्रशांत और संजय को उसे ढूंढने भेजा। दोनों जहाज के निचले हिस्से की तरफ चलने लगे, जिस तरफ रवि गया था। दोनों ने उस खुले हुए कंटेनर को देखा और एक दूसरे को देखने लगे, और फिर टॉर्च जलाकर कंटेनर के अंदर चले गए। संजय ने टॉर्च की रोशनी में देखा, रवि का शरीर एक पाइप से लटक रहा था। उसकी आंखें गायब थीं और उसकी छाती पर खून से कुछ लिखा था, पहला। उसका चेहरा मुड़ा हुआ था, जैसे वो मरते वक्त हंस रहा हो। दोनों तेजी से वहां से बाहर निकल डेक पर पहुंचे। संजय डर से कांपते हुए बोला, कप्तान साहब, रवि मर गया। आकाश ने चौंकते हुए पूछा, क्या, कैसे? प्रशांत ने डरते हुए कहा, किसी ने उसे मारा है। लेकिन ये खून से लिखा पहला क्या है? निमल रोते हुए बोला, मैंने कहा था, ये यक्षा है, वो हमें एक एक करके मारेगा। बलदेव ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे हनुमान जी, हमें बचाओ, ये क्या हो रहा है? थिलीना, जो कि दक्षिणी श्रीलंका में एक छोटे से मछुआरों के गांव का रहने वाला था, अचानक बोला, हमें कुछ करना होगा। ये सच में ही यक्षा है। मेरे गांव में ऐसी कहानियां सुनी हैं। कहते हैं कि यक्षा समंदर में डूबे लोगों के विकृत आत्मा होती है, जो किसी का भी रूप बदल सकता है और लोगों को डर डराकर मरने में उसे मजा आता है। ये एक तरह का समुद्री छलावा होता है, जो मछुआरों और नाविकों को ही अपना शिकार बनाता है। किसी को भी नहीं पता कि इसे कैसे मारा जा सकता है। क्रू में डर फैल गया और इस बार कैप्टन आकाश भी चुप थे और ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे।
वो वैसे तो भूतों प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन एक नाविक होने के कारण उन्होंने सदियों से नाविकों में प्रचलित बहुत सी कहानियां सुनी थीं। समुद्री रोशनियां, जलपरी, समुद्री दानव और ना जाने कौन कौन सी कहानियां नाविक सदियों से सुनाते आ रहे थे। बलदेव ने अपनी हनुमान मूर्ति निकाली और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन हवा में सड़ांध और तेज हो गई। तभी जहाज का इंजन अचानक झटके से बंद हो गया। संजय ने नेविगेशन सिस्टम चेक किया, वो भी खराब था। संजय ने जोर से कहा, कप्तान साहब, हमारा नेविगेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा, हम समुद्र के बीच में अटक गए हैं। कैप्टन आकाश अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि कोई भूत ये सब कर रहा है। वे दौड़ते हुए संजय के पास गए और पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, ये सब कैसे हो रहा है? कोई तो है जो जहाज पर तोड़ फोड़ कर रहा है। सभी एक दूसरे की तरफ शक से देखने लगे। रंजीत बोला, कप्तान साहब, हमें एक लाइफ बोट लेनी चाहिए और भागना चाहिए। आकाश ने डांटते हुए कहा, लाइफ बोट? हैव यू लॉस्ट योर माइंड? हम समुद्र के बीचों बीच हैं रंजीत। हमें पहले यह समझना होगा कि यह सब कौन कर रहा है। कुछ देर सोचने के बाद कैप्टन आकाश ने कहा, यहां खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हमें इंजन स्टार्ट करना होगा। क्या रवि के अलावा कोई और इंजन ठीक कर सकता है? दीपक और रंजीत को थोड़ा बहुत इंजन के बारे में पता था। दोनों 2 और क्रू मेंबर को लेकर इंजन रूम चले गए। दिन भर मुशक्कत करने के बाद भी वो इंजन की खराबी का पता नहीं लगा सके। थक हार कर चारों ने वापस डेक पर आकर कैप्टन को सारी बात बताई। आकाश चलकर कैप्टन की कुर्सी पर आए और बैठ गए। सभी जहां जगह मिली वहीं बैठ गए। जहाज पर एक अजीब सा सन्नाटा था। आसमान पर काले बादल छा गए थे और हवा में ठंडक बढ़ रही थी। रात हो चुकी थी। कैप्टन ने बलदेव को खाना बनाने के लिए कहा। बलदेव को डर लग रहा था तो उसने किरण को अपने साथ आने को कहा। किचन में आकर बलदेव ने अभी खाना बनाना शुरू ही किया था। अचानक उसे रसोई में कुछ अजीब सा लगा। चाकू और बर्तन अपने आप हिल रहे थे। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां प्रशांत खड़ा था और उसके हाथ में एक चाकू था। प्रशांत के चेहरे पर हैवानियत दिख रही थी और उसकी आंखें काली थीं। बलदेव को समझते देर नहीं लगी कि यह प्रशांत नहीं है। उसने किरण, जो इस वक्त उनकी तरफ पीट कर बर्तन धो रहा था, को चिल्लाते हुए कहा, किरण भाग। किरण ने भागते हुए पीछे मुड़कर देखा कि प्रशांत हवा में तैर रहा था। बलदेव ने चीखते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। बलदेव और किरण भागकर डेक पर आए। बलदेव ने हाँफते हुए कहा, कप्तान साहब, रसोई में प्रशांत। अभी उसके बाद पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने प्रशांत को वहीं रेडियो के पास देखा। उसने पूरी बात आकाश को बताई। आकाश ने कहा, क्या बकवास कर रहा है, चल दिखा। सब रसोई में गए। वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, मैं देख रहा हूं। लेकिन जैसे ही आकाश ने उसे छूने की कोशिश की, दीवार से खून टपकने लगा। हवा में सड़ांध और तेज हो गई और कहीं दूर ऐसे आवाज आ रही थी जैसे कोई तेज चाकुओं से दीवार को खरोंच रहा हो। प्रशांत ने आकाश के पास जाकर कहा, कप्तान साहब, यह ठीक नहीं है, हमें कुछ करना होगा। आकाश की समझ के नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या उसे मान लेना चाहिए कि यह किसी छलावे का काम है, ना कि किसी इंसान का? यहां कुछ अजीब घट रहा था, ना कि कोई सैबोटाज कर रहा था। उन्होंने निमल की तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हों कि आगे क्या करना है। निमल ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, जैसा कि मैंने कहा था, यह यक्षा है। वो हमें डरा रहा है। वो चाहता है कि हम एक दूसरे से लड़ें, लेकिन हमें किसी भी हाल में एक दूसरे से लड़ना नहीं। मोहन ने लगभग रोते हुए कहा, तो क्या करें? यहां से भाग भी नहीं सकते। किसी के पास इसका जवाब नहीं था, तो बस एक चुप्पी छा गई। कैप्टन आकाश ने कहा, हम शिपिंग लाइंस पर हैं और कोई दूसरा जहाज आता ही होगा, बस नजर रखो। रेडियो भी काम नहीं कर रहा तो SOS भी नहीं भेज सकते। उस रात किरण डेक पर पहरा दे रहा था। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां दीपक खड़ा था, लेकिन दीपक की आंखें अजीब थीं, काली जैसे बिना तल का गड्ढा। किरण ने हैरान होकर पूछा, दीपक, तू यहां क्या कर रहा है? दीपक ठंडी आवाज में बोला, मैं तुझे देखने आया। दीपक की हंसी गूंजी और उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। किरण ने पीछे हटने की कोशिश की,
लेकिन दीपक ने उसका गला पकड़ लिया। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो गईं। किरण की चीख समुद्र में गूंज कर खत्म हो गई। सुबह जब थैलीना डेक पर अपनी ड्यूटी के लिए आया तो किरण का शरीर डेक पर मिला। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और उसकी छाती पर खून से लिखा था दूसरा। उसने चीख कर दूसरों को डेक पर बुलाया। सभी एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब क्रू में सिर्फ 10 लोग बचे थे। हर कोई डरा हुआ था। बलदेव ने एक छोटी सी पूजा की व्यवस्था की। उसने हनुमान चालीसा पढ़ा और जहाज के चारों कोनों में नमक की रेखा खींची। बलदेव ने कहा, नमक भूतों को दूर रखता है, शायद ये यक्षा भी रुक जाए। थैलीना ने सुझाव दिया, मेरे गांव में हम नींबू और मिर्च जलाते हैं, शायद वो काम करे। निमल ने हां में हां मिलाते हुए कहा, हमें कोशिश करनी होगी, लेकिन यक्षा बहुत ताकतवर है। उन्होंने डेक पर नींबू और मिर्च जलाए। धुआं उठा और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। लेकिन तभी हवा में एक ठंडी हंसी गूंजी। आसमान में फिर से काले बादल घिराए और बिजली कड़कने लगी। तभी एक काला साया तेजी से इधर उधर जाता हुआ दिखाई दिया। हंसी की आवाज पूरे डेक पर फैल गई और फिर एक गहरी आवाज हवा में गूंजी, तुम्हारी छोटी छोटी चालें मुझे नहीं रोक सकती। ये यक्षा की आवाज थी। अचानक नींबू और मिर्च की आग बुझ गई। हवा में सड़ांध और तेज हो गई। रंजीत ने चीखते हुए कहा, वो यहां है, मैंने उसे देखा। सभी रंजीत की इशारा करती उंगली की तरफ देखने लगे। सबने देखा, जहाज के मस्तूल पर एक काला साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसकी हंसी ऐसी थी जैसे सैकड़ों आत्माएं चीख रही हों। साया उड़ता हुआ रंजीत के पास आया और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, साये ने रंजीत की ओर हाथ बढ़ाया। रंजीत ने भागने की कोशिश की, लेकिन साये ने उसे हवा में उठा लिया और समुद्र में फेंक दिया। रंजीत की चीख पानी में डूब गई। सुबह रंजीत का शरीर पानी में तैरता मिला। उसकी आंखें गायब थीं और उसकी छाती पर लिखा था तीसरा। अब सभी को विश्वास हो गया था कि वो नहीं बचेंगे। अंदर ही अंदर अब कैप्टन आकाश भी मानने लगे कि सबकी जान खतरे में है, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। अब क्रू में सिर्फ 9 लोग बचे थे। अगले दिन जहाज के निचले हिस्से से पानी भरने की आवाज आई। प्रशांत और संजय नीचे गए। वहां पानी तेजी से भर रहा था। प्रशांत ने घबराते हुए कहा, किसी ने जहाज में छेद कर दिया, हम डूब जाएंगे। संजय ने जवाब दिया, लेकिन यह कैसे हुआ? हमने तो चेक किया था। प्रशांत ने चारों ओर देखकर कहा, देखो वहां दीवार पर कुछ लिखा है। दीवार पर खून से लिखा था, तुम भाग नहीं सकते। तभी उन्हें एक हंसी सुनाई दी। अंधेरे में पानी के ऊपर एक साया तैर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी हंसी ऐसी थी जैसे सैकड़ों लोग एक साथ चीख रहे हों। साये ने संजय की ओर हाथ बढ़ाया। संजय ने चीखने की कोशिश की, लेकिन साये ने उसे पानी में खींच लिया। प्रशांत भागकर ऊपर आया, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं। प्रशांत ने घबराए स्वर में कहा, संजय, संजय मर गया। वो चीज, वो पानी में थी। कैप्टन आकाश ने कहा, क्या देखा तूने? साफ साफ बता। प्रशांत ने कांपते हुए कहा, वही कल रात वाला साया। उसकी आंखें लाल थीं। उसने संजय को पानी में खींच लिया। सभी डेक के नीचे गए और देखा कि लोअर लेवल में पानी भर रहा है और वहीं संजय का शरीर पानी में तैरता मिला। उसकी आंखें गायब थीं। चेहरा ऐसा कि दहशत के मारे मुंह खुला था और उसकी छाती पर लिखा था चौथा। उन्होंने संजय की लाश को पानी से निकालकर वो एरिया सील कर दिया। अब पानी इंजन रूम में भी था और जहाज बस एक जगह पर अटक गया था। अब तो बस यही आशा थी कि कोई दूसरा जहाज वहां से गुजरे और उन्हें बचा ले। अब क्रू में सिर्फ 8 लोग बचे थे। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगा। निमल ने कहा कि यक्षा उनकी शक्ल ले रहा है और उन्हें एक दूसरे की पहचान के लिए कुछ करना होगा। निमल ने सुझाव दिया, हमें एक सवाल पूछना होगा जो सिर्फ हम जानते हों। अगर कोई जवाब नहीं दे पाता तो वो यक्षा है। प्रशांत ने पूछा, ठीक है, सवाल क्या होगा? निमल ने कहा, हमारा जहाज पहली बार कहां रुका था? जवाब है, लॉस एंजल्स। ऐसे ही कुछ सवाल हम एक दूसरे से पूछते हैं। अगर जवाब ठीक हुआ तो ठीक, नहीं तो वो यक्षा ही है। सबने एक दूसरे से सवाल पूछा, लेकिन जब अनिल की बारी आई वो चुप रहा। प्रशांत ने जोर देकर कहा,
अनिल, जवाब दे। पहली बार जहाज कहां रुका था? अनिल ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता। अनिल की हंसी अचानक गहरी और डरावनी हो गई। उसकी आंखें काली हो गईं और उसकी उंगलियां लंबी हो गईं। उसने प्रशांत की ओर कदम बढ़ाया। प्रशांत ने चीखते हुए एक लोहे की रॉड उठाई और अनिल पर वार किया। अनिल का शरीर जमीन पर गिरा, लेकिन उसका चेहरा बदल गया। वो अनिल नहीं, एक काला साया था। साया हंसते हुए गायब हो गया। सभी लोग भागकर रेडियो रूम में गए। असली अनिल रेडियो रूम में मृत पड़ा था। उसकी जीभ कटी हुई थी और उसकी छाती पर लिखा था 5वां। अब क्रू में सिर्फ 7 लोग बचे थे। आकाश, प्रशांत, बलदेव, निमल, थिलीना, रंजीत और मोहन। उस रात बलदेव को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वो जहाज के डेक पर खड़ा है और चारों तरफ अंधेरा है। समुद्र की लहरें चीख रही थीं, जैसे उनमें आत्माएं कैद हों। एक काला साया उसके सामने आया। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी हंसी ऐसी थी जैसे सैकड़ों लोग एक साथ चीख रहे हों। वो यक्षा था और उसने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी पूजा मुझे नहीं रोक सकती। मैं तुम्हें एक एक करके ले जाऊंगा। बलदेव की नींद टूटी। उसकी सांसें तेज थीं। उसने देखा, उसके बिस्तर के पास फर्श पर खून से कुछ लिखा था। तुम अगले हो। बलदेव चीखते हुए बाहर भागा। बलदेव दौड़कर कप्तान के केबिन में गया। कप्तान साहब, मुझे बचा लीजिए, मैं मारना नहीं चाहता। मुझे सपने में यक्षा दिखा, उसने कहा, मैं अगला हूं। आकाश ने उसे हौसला देते हुए कहा, सपने सपने होते हैं बलदेव, डर मत। वहीं खड़े निमल ने कहा, नहीं कप्तान साहब, यक्षा हमारे दिमाग से खेल रहा है, वो हमें डराना चाहता है। प्रशांत ने कहा, हम कर भी तो क्या सकते हैं, बीच समंदर में हम कहां भाग सकते हैं। मोहन ने कहा, यहां इस जहाज में खड़े रहने से तो अच्छा है कि हम लाइफ बोट लेकर निकल जाएं। हमारे पास काफी खाना और पानी है। आराम से लाइफ बोट में कुछ दिन रह सकते हैं और अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद जमीन मिल जाए या फिर कोई दूसरा जहाज हमें बचा ले। सभी को यह आइडिया पसंद आया। यहां रुककर मौत का इंतजार करने से तो अच्छा है कि लाइफ बोट में निकल जाएं। सभी जरूरत का सामान बांधकर डेक पर लाइफ बोट्स की ओर बढ़ते हैं। सभी के डर की कोई सीमा नहीं रही जब उन्होंने देखा सभी लाइफ बोट वहां से गायब थीं। मोहन ने जैसे ही ये देखा, वो डर से रोने लगा। हम नहीं बच सकते, वो यक्षा हमें जाने नहीं देगा, हम सब यहीं मरेंगे। ये बोलकर वो शिप के निचले लेवल में भाग गया। सभी ने उसका पीछा किया, लेकिन नीचे जाने वाली सीढ़ियों का दरवाजा अचानक बंद हो गया। सभी ने कोशिश की, लेकिन लोहे का वो मजबूत दरवाजा हिला तक नहीं। सभी किसी दूसरे रास्ते की ओर भागे। डेक के नीचे मोहन पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था। तभी वहां यक्षा प्रकट हुआ और हंसने लगा, वाह, शिकार खुद चलकर आया है। ये बोलकर उसने अपने लंबी अंगुलियों से मोहन की आंखें फोड़ दी। मोहन दर्द से चिल्लाया। फिर मोहन की जबान खींच ली और आखिर में यक्षा ने अपने हाथ से मोहन की छाती फाड़कर दिल बाहर निकला और खा गया। इतने में बाकी बचे लोग भी दूसरे रास्ते से वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर यक्षा हंसते हुए गायब हो गया। मोहन की ऐसी हालत देखकर सबका खून जम गया। अब यक्षा खुलकर उनका शिकार कर रहा था, जैसे कि उसे पता हो कि ये चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते और उसकी शक्तियों का मुकाबला करना इनके बस में नहीं है। अगली रात थिलीना और रंजीत डेक पर थे। दोनों दूरबीन से नजर रख रहे थे कि कोई जहाज वहां से गुजरे और उनकी मदद करे। अचानक हवा तेज हो गई। जहाज का मस्तूल चरमराने लगा। थिलीना ने देखा, मस्तूल पर एक काला साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। थिलीना ने कांपते हुए कहा, रंजीत, वहां देख, वो यक्षा है। रंजीत बोला, भागो। इससे पहले दोनों भाग पाते, साये ने दोनों को हवा में उठा लिया। उसने उन्हें मस्तूल से लटका दिया और किसी उबले हुए आलू की तरह उनकी चमड़ी नोचकर उतारनी शुरू कर दी। दोनों असीम दर्द से चिल्ला रहे थे। उनकी चीखें समुद्र में गूंजकर खत्म हो गईं। सुबह उनके शरीर मस्तूल से लटके मिले। उनकी आंखें गायब थीं और चमड़ी निकाल ली गई थी और उनकी छाती पर लिखा था 7वां और 8वां। अब सिर्फ 4 लोग बचे थे, आकाश, प्रशांत, बलदेव और निमल। बलदेव ने कहा कि उन्हें एक आखिरी कोशिश करनी होगी। बलदेवन ने कहा, हमें पूजा करनी होगी, हनुमान जी हमें बचाएंगे। निमल ने जवाब दिया,
मेरे गांव में हम यक्षा को भगाने के लिए एक मंत्र पढ़ते हैं, शायद वो काम करे। उन्होंने डेक पर एक छोटा सा हवन किया। बलदेव ने मंत्र पढ़े और निमल ने श्रीलंकाई भाषा में मंत्रों का जाप शुरू किया। हवन की आग से धुआं उठने लगा, लेकिन हवा में सड़ांध और तेज हो गई। अचानक हवन की आग बुझ गई और हवा में एक ठंडी हंसी गूंजी। यक्षा की गहरी आवाज चारों तरफ गूंजी, तुम्हारी पूजा मुझे नहीं रोक सकती, तुम सब मेरे हो। चारों डर के मारे वहां से भागने लगे। यक्षा ने बलदेव का पीछा किया, लेकिन यक्षा ने उसे पकड़ लिया। बलदेव ने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति यक्षा के सामने की। यक्षा वहीं रुक गया और बलदेव से बोला, ये क्या तू मुझे दिखा रहा है? गौर से देख, तूने अपने हाथ में सांप पकड़ रखा है। बलदेव ने अपने हाथ की ओर देखा। उसके हाथ में सचमुच में सांप था। कमजोर दिल का बलदेव यक्षा के जादू में फंस गया था। उसने डरते हुए मूर्ति दूर फेंक दी और हनुमान चालीसा रोककर चिल्लाने लगा। यक्षा ने हंसते हुए कहा, बस इतना ही विश्वास था अपने भगवान पर। बलदेव ने कोने में देखा तो वहां हनुमान जी की मूर्ति पड़ी थी। बलदेव ने उस तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन यक्षा ने उसका सिर पकड़कर धड़ से अलग कर दिया। उसकी छाती पर लिखा था 9वां। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, आकाश, प्रशांत और निमल। आकाश ने फैसला किया कि उन्हें एक साथ रहना होगा, लेकिन प्रशांत ने भागकर अपने आप को कैप्टन के केबिन में बंद कर लिया। उसे पता था कि कैप्टन के लॉकर में पिस्तौल होती है। उसने इधर उधर लॉकर की चाबी ढूंढी और लाकर खोलकर वहां से पिस्तौल निकल ली और एक कोने ने दुबक कर बैठ गया। बाहर आकाश और निमल दरवाजा पीट रहे थे और प्रशांत को बाहर आने के लिए बोल रहे थे। प्रशांत ने बाहर आने से इनकार कर दिया। जब कैप्टन ने ज्यादा जोर लगाया तो प्रशांत ने एक गोली दरवाजे की तरफ चला दी। गोली आकाश के कंधे को छू कर निकल गई। तभी यक्षा कमरे में प्रकट हुआ। प्रशांत ने पिस्तौल यक्षा पर तान कर कई गोलियां चला दी, लेकिन यक्षा पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसने कोने से प्रशांत को उठाया और दोनों हाथों से उसके सिर को पकड़कर तरबूज की तरह फोड़ डाला। प्रशांत का खून चारों तरफ केबिन में फैल गया। बाहर आकाश और निमल सांसें रोककर खड़े थे और तभी दरवाजा खुल गया और अंदर बिना सिर के प्रशांत की लाश पड़ी थी और उसके छाती पर लिखा था 10वां। तभी यक्षा कमरे से बाहर निकला। उसके हाथ खून से सने थे। आकाश और निमल डेक की तरफ भागे। यक्षा उनके पीछे चलने लगा। आकाश भागते हुए सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गया। यक्षा ने उसे टांगों से पकड़कर उल्टा लटका दिया और यक्षा भयानक तरह से हंसा। आकाश के सीने में तेज दर्द होने लगा। उसे दिल का दौरा पड़ा था और उसकी मौत हो गई। यक्षा ने उसे दूर फेंक दिया और वहां से गायब हो गया। उसका शरीर ठंडा पड़ गया और उसकी आंखें खुली रह गईं, जैसे वो मरते वक्त भी यक्षा को देख रहा हो। जहाज में सन्नाटा छा गया। हवा में सड़ांध और तेज हो गई और जहाज की दीवारें चरमरा रही थीं, जैसे वो भी डर से कांप रही हों। अब सिर्फ निमल ही बचा था। वो कैप्टन के पास गया और रोते हुए बोला, कप्तान साहब, आप ठीक हैं? लेकिन आकाश कब का मर चुका था। आकाश का शरीर जमीन पर पड़ा था, उसकी आंखें गायब थीं और उसकी छाती पर खून से लिखा था 11वां। निमल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अब अकेला था, MV गंगा सागर पर आखिरी जिंदा इंसान। उसने अपने चारों तरफ देखा। हवा में एक ठंडी हंसी गूंज रही थी और दीवारों पर खून से लिखे शब्द चमक रहे थे, अब तू मेरा है। निमल ने चीखते हुए कहा, मुझे छोड़ दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। तभी हवा में यक्षा का काला साया उभरा। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी हंसी ऐसी थी जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। यक्षा ने निमल की ओर कदम बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं और उनसे खून टपक रहा था। यक्षा गहरी ठंडी आवाज में बोला, तेरे डर की खुशबू मुझे भा गई, तू मेरा आखिरी शिकार होगा। निमल ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया। वो जमीन पर गिरा और यक्षा उसके ऊपर झुक गया। उसकी सड़ांध इतनी तेज थी कि निमल की सांस रुकने लगी। लेकिन तभी निमल की कलाई पर बंधा काला धागा चमकने लगा। यह धागा उसकी मां ने उसे दिया था, कोलंबो में एक बौद्ध मंदिर से लिया हुआ। धागे की रोशनी से यक्षा एक कदम पीछे हट गया। निमल ने कांपते हुए कहा, ये तुझे रोक सकता है। यक्षा चीखा और उसकी चीख से जहाज की खिड़कियां छटक गईं, लेकिन वो गायब नहीं हुआ।
उसने हंसते हुए कहा, यह धागा मुझे रोक सकता है लेकिन मार नहीं सकता। मैं फिर आऊंगा। साया हवा में गायब हो गया। निमल की सांसें तेज थीं। उसने सोचा, मैं बच गया, लेकिन कब तक? निमल अकेला था। जहाज पर सन्नाटा था। सिर्फ लहरों की आवाज और जहाज की चरमराहट सुनाई दे रही थी। उसने फैसला किया कि उसे कंटेनर के रिकॉर्ड्स चेक करने होंगे। शायद उसे कुछ पता चले कि यह यक्षा क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है। वो रेडियो रूम में गया। वहां अनिल का शरीर अभी भी पड़ा था। उसकी जीभ कटी हुई थी। निमल ने उसकी पास में पड़ी हुई लॉग बुक उठाई और वहां एक कंटेनर जिसका कोई नंबर नहीं था दर्ज था। निमल ने जहाज के निचले हिस्से में जाने का फैसला किया, जहां कंटेनर रखे थे। वहां अंधेरा था और पानी अभी भी भरा हुआ था। उसने एक टॉर्च ली और नीचे उतरा। पानी उसके घुटनों तक था और हवा में ठंडक बढ़ रही थी। वहां कंटेनरों के बीच एक खुला हुआ कंटेनर था, जिसके अंदर पुराना लकड़ी का बक्सा पड़ा था। उस पर कोलंबो बंदरगाह की मुहर थी। निमल ने बक्सा खोला। अंदर एक काला पत्थर था, जिसके चारों तरफ अजीब से निशान बने थे, और एक डायरी थी। पत्थर गर्म था और उससे एक हल्का सा धुआं निकल रहा था। बक्से के अंदर एक डायरी भी थे, जो कोलंबो के बंदरगाह से लदे एक कंटेनर के साथ आई थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ गए थे और उन पर खून के धब्बे थे। निमल ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, कोलंबो का यक्षा, एक चेतावनी। डायरी एक पुराने श्रीलंकाई नाविक की थी, जिसने 50 साल पहले इस बंदरगाह पर काम किया था। उसने लिखा था, यह यक्षा एक प्राचीन प्रेत है जो कोलंबो के बंदरगाह पर सैकड़ों सालों से रहता है। वो उन जहाजों को चुनता है जो समुद्र के बीच में अकेले होते हैं। उसे इंसानों का डर पसंद है। वो उनकी शक्ल लेता है, उनके बीच अविश्वास पैदा करता है और एक एक करके सबको मार डालता है। उसे रोकने का एक ही तरीका है, उसकी उत्पत्ति की वस्तु को नष्ट करना। वो एक काला पत्थर है जो कोलंबो के एक मंदिर से चुराया गया था। वो पत्थर जहाज पर ही है। निमल की आंखें फैल गईं। उसने डायरी में आगे पढ़ा, यक्षा को मारने के लिए पत्थर को समुद्र में डालना होगा, लेकिन वो इसे रोकने की कोशिश करेगा। अगर पत्थर नष्ट नहीं हुआ तो यक्षा हमेशा लौटेगा। निमल ने सोचा, मुझे यह पत्थर नष्ट करना होगा, लेकिन उसे डर था। हवा में फिर से वो सड़ांध फैलने लगी। तभी हवा में एक ठंडी हंसी गूंजी। निमल ने पीछे मुड़कर देखा। वहां यक्षा खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी उंगलियां लंबी हो गई थीं। यक्षा ने कहा, तूने मेरा पत्थर ढूंढ लिया, लेकिन इसे लेने की हिम्मत तुझ में नहीं है। निमल ने पत्थर को उठाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर भारी था, जैसे उसमें सैकड़ों आत्माओं का वजन हो। यक्षा ने उसकी ओर कदम बढ़ाया। निमल ने चीखते हुए पत्थर को उठाया और डेक की ओर भागा। यक्षा उसके पीछे था। उसकी हंसी गूंज रही थी। डेक पर पहुंचकर निमल ने पत्थर को समुद्र में फेंकने की कोशिश की, लेकिन यक्षा ने उसका गला पकड़ लिया। उसकी उंगलियां निमल की गर्दन में घुसने लगीं। निमल की सांस रुकने लगी, लेकिन उसने आखिरी हिम्मत जुटाई और पत्थर को समुद्र में फेंक दिया। पत्थर पानी में गिरा और एक तेज चमक हुई। यक्षा चीखा और उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। उसकी चीख ऐसी थी जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ रो रही हों। वो धीरे धीरे गायब हो गया। निमल जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें तेज थीं। उसने सोचा, मैंने कर दिखाया, मैंने यक्षा को मार दिया। जहाज पर सन्नाटा छा गया। सड़ांध गायब हो गई और हवा में एक अजीब सी शांति थी। कई दिन बाद एक दूसरा जहाज MV गंगा सागर के पास से गुजरा। उन्होंने जहाज को खाली पाया, लेकिन एक आदमी को जिंदा देखा, निमल। उसने कहा कि एक तूफान में बाकी क्रू मर गए और वो अकेला बच गया। दूसरे जहाज के क्रू ने उसे बचाया। निमल ने उनके साथ खाना खाया, बातें की और हंसा। लेकिन रात को जब सब सो रहे थे, निमल अपने केबिन में बैठा था। निमल की कलाई पर काला धागा नहीं था। तभी हवा में एक हल्की सी सड़ांध फैलने लगी और निमल की आंखें चमकने लगी। दूसरे जहाज का नाम था MV समुद्र रानी। इस पर 15 क्रू मेंबर्स थे। निमल को बचाने के बाद जहाज अपनी यात्रा पर निकल गया, लेकिन पहले ही दिन हवा में वो सड़ांध फिर से फैलने लगी। रात को एक क्रू मेंबर राकेश डेक पर पहरा दे रहा था। उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां निमल खड़ा था।
लेकिन निमल की आंखें काली थीं और उसकी हंसी में एक अजीब सी गूंज थी। राकेश ने हैरानी से कहा, निमल, तू यहां क्या कर रहा है? निमल ने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुझे देखने आया। निमल की हंसी गूंजने लगी। उसकी उंगलियां लंबी हो गईं और उसने राकेश का गला पकड़ लिया। राकेश की चीख समुद्र में गूंजकर खत्म हो गई। सुबह राकेश का शरीर डेक पर मिला। उसकी आंखें गायब थीं और उसकी छाती पर खून से लिखा था, पहला। एमवी समुद्र रानी पर एक नया खेल शुरू हो गया था। यक्षा ने एक नई शक्ल ले ली थी और उसका शिकार फिर से शुरू हो गया था। एमवी समुद्र रानी पर सन्नाटा था। क्रू मेंबर्स को अभी तक नहीं पता था कि उनके बीच एक प्रेत है, लेकिन हवा में सड़ांध बढ़ रही थी। जहाज के रेडियो रूम से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मैं आ रहा हूं। कप्तान ने रेडियो ऑपरेटर को बुलाया, लेकिन वो गायब था। उसका शरीर रेडियो रूम में मिला। उसकी जीभ कटी हुई थी और उसकी छाती पर लिखा था, दूसरा। क्रू में डर फैल गया, लेकिन निमल, या जो अब निमल की शक्ल में था, चुपचाप मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें काली थीं और उसकी हंसी में एक ठंडक थी। यक्षा का खेल फिर से शुरू हो गया था और समुद्र उसकी चीखों का गवाह बनने वाला था। असली निमल तो कब का मर चुका था, अब यक्षा ने निमल की जगह ले ली थी। श्रीलंका में कहा जाता है कि यक्षा का खेल कभी खत्म नहीं होता। वो एक ऐसा छलावा है जो समुद्र में घूमता है, एक नई शक्ल में, एक नया शिकार ढूंढते हुए। एमवी गंगा सागर और एमवी समुद्र रानी अब सिर्फ नाम नहीं, खौफनाक कहानियां बन गए। और समुद्र अब भी चुप है, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा में। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी अलग और डरावनी कहानियां लाते रहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप हमारे चैनल पर जाकर दूसरी कहानियां भी सुन सकते हैं। अगर आप अपना या किसी जानने वाले का डरावना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर हमारे साथ शेयर करें। अब हम इस वादे के साथ आपसे विदा लेते हैं, जल्द ही एक नई कहानी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और खुश रहें।